Assalamu alaikum. I hope that you are doing well. So today our topic of debate is Israel Palestine conflict. अब इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है? ना कोई न्यू टॉपिक है हमारे पास। 1897 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये वर्सेंट हुआ 1948 में, ठीक है? थोड़ा हिस्टोरिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और साथ साथ ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करना कि हमने इस टॉपिक को किन किन डोमेन से कवर करना है। अगर मैं इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करती हूँ तो काइंडली मेक श्योर डैट इन माइंड कि हम जो डेवलपमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट्स आपका 7 अक्टूबर जो है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? 7 अक्टूबर में हमास ने 10,000+ रॉकेट फायर जो किए थे, उस वजह से जो कैजुअलिटीज़ हुई थी और फिर हमने देखा कि उसकी वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुई, हम उसको डिस्कस करेंगे। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? फिनोमिना ऑफ सिविल मिलिट्री, इसको बाद में देखते हैं अभी प्लीज, ठीक है? इसको बाद में देखते हैं। काइंडली कवर द टॉपिक फर्स्टली ना, टॉपिक पे जो है वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करो, ठीक है? अच्छा जी, अब जो टॉपिक ऑफ डिबेट है ना हमारा, वो एक्चुअली में जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ वो 1897 से हुआ, ठीक है? 1897 में थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। 1897 में फर्स्ट जायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है सुदरलैंड में, ठीक है? सुदरलैंड के अंदर पहली जायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो ज्यूज है उन्हें अपना एक लैंड चाहिए, ठीक है? अब वो 3 टेरिटरीज़ को मार्क करते हैं और वो 3 टेरिटरीज़ कौन-सी होती हैं, वो कहते हैं या तो हमें युगांडा मिल जाए, ठीक है? या हमें अलास्का मिल जाए और या हमें फ़लस्तीन मिल जाए। इस इन स्टेट्स के अंदर जो है हम जाना चाहते हैं और हम अपनी टेरिटरी जो है वहाँ पे एटलीस्ट हम मूव करना चाहते हैं और वहाँ पे हम सेटलमेंट्स करना चाहते हैं। स्टार्ट ये हुआ था सेटलमेंट से। अब वर्ल्ड वॉर वन में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन में 1917 में वेल्डफोर्ड डिक्लेरेशन होती है और उस डिक्लेरेशन में जो अमेरिकन्स होते हैं, जो इंग्लैंड मोनार्क्स होते हैं, उन्हें जो है वो रिकग्निजेशन चाहिए होती है। अब वो डील करते हैं जी आपके वॉल्टर के साथ, जो कि ज़ायोनिस्ट के वहाँ पे हेड होते हैं, और उन्हें कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जो है हमें रिकग्निजेशन दोगे, हमारे साथ जो है वो डील करोगे, तो हम आपकी सेटलमेंट्स करवा देंगे। और तब तक ये डिसाइड हो चुका था कि वी वांट टू डू सेटलमेंट्स इन फ़लस्तीन, ठीक है? पैलेस्टीन में हमें सेटलमेंट्स करवानी है। तो अब वो जूइश ऑक्यूपेशन स्टार्ट होती है और 1945 का इरा तक, लाइक 1897 से 1945 के इरा तक हम देखते हैं कि सेटलमेंट्स में इंक्रीज हमें नज़र आ रहा होता है। और फिर क्या होता है, ऑल्टरनेटली मई 1948 के अंदर जो है वो क्या करते हैं कि जो स्टेट है इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को अपनी स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। और बड़ी बड़ी जो लाइंस हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स उस टाइम चल रही होती हैं और उस पे ये आ रहा होता है कि वी डिक्लेयर ऑन द एस्टैब्लिश ऑफ द जूइश स्टेट इन इसराइल, ठीक है? तो मतलब स्टोरी डेमोन्स्ट्रेशन हमारी स्टार्ट होती है जी 1897 से, और 1948 की मई 1948 में एक इसराइल स्टेट का आगाज वो कर देते हैं। जब इसराइल रिकग्निजेशन करते हैं फ़लस्तीन टेरिटरी के अंदर कि अब तो इसराइल जो है वो अपनी टेरिटरी वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बहुत हल्का सा मैं आप लोगों के साथ कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द करंट डोमेन, और उसके बाद हम फर्दर इस सारे एजेंडा को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया? उसके बाद क्या होता है जी, जब हम ये सब चीजें ये कौन कर रहा है? व्हाट इज द बिहेवियर क्लास? क्लास में ना, क्लास की जो
मैम एटिकेट्स होते हैं ना, अरसलान उसको फॉलो अप नागरकर से किया बात करें, कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलें। क्या होता है जी जब इसराइल रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि जी हमने अपनी टेरिटरी बना ली है, वो क्लेम्ड करते हैं, तो फिर अरब इसराइल वॉर स्टार्ट होती है और उसका एजेंडा यही होता है ना कि अरब्स जो हैं वो नहीं मानते कि जी इसराइल और जूइश स्टेट बन रही है आके यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, और ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जो है अब वो जूइश सेटलमेंट्स के लिए आए थे, हमने उन्हें रेफ्यूजीज़ समझा था, लेकिन वो तो यहाँ पे अब जो है वो अपनी टेरिटरी बना के बैठ गए हैं। तो फिर वो स्विस कैनाल वाली वॉर 1955 में होती है, 1967 में जिसे हम वर्ल्ड शॉर्टेस्ट वॉर कहते हैं 6 डेज़ की, वो होती है। फिर शाह फैसल ऑयल एम्बार्गो 1975 में हमें नज़र आता है। लेकिन इस सब चीज़ों के अलावा भी हमें नज़र आता है कि आल्दो ये होना चाहिए था कि इसराइल की वहाँ पे टेरिटरी या इसराइल सेटलमेंट्स कम हों, लेकिन इसके बजाय हमें नज़र आता है कि फ़लस्तीनियन पीपल जो हैं, पैलेस्टीनियन पीपल्स जो हैं, वो श्रिंक होते हैं। अब कहाँ पे जो पूरा इसराइल, जो पूरी फ़लस्तीन स्टेट थी, उसमें आपको रेफ्यूजीज़ नज़र आते थे इसराइली, और बाकी सारी स्टेट के अंदर जो स्टेट थी, वो पैलेस्टीनियंस की थी। लेकिन अब हमें नज़र आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्ट बैंक और गज़ा के अंदर जो है, वो रह गए हैं पैलेस्टीनियंस, और वो भी श्रिंक्ड होते जा रहे हैं, ठीक है? अब जो सिनेरियो है, जो आपकी सारा वॉर कंटेक्स्ट है, ये मतलब आप ये समझें कि 1955 में पहली अरब इसराइल वॉर होती है और 1948 के बाद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वॉर जो है, ये हिस्ट्री में हमें फर्स्ट टाइम देखने को नहीं मिल रही, ठीक है ना? हमने ये वॉर बहुत बार इसको जो है वो गो थ्रू किया हुआ है, ठीक है? लेकिन अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हमास ने क्या किया, हमास ने 7 अक्टूबर को 2023 में गज़ा बेस्ड हमास जो हैं, उन्होंने 1000 प्लस रॉकेट फायर किए इसराइल टेरिटरी पे, और जिसकी वजह से इसराइल के अंदर तो कैजुअलिटीज़ हुई, और फिर उसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो फ़लस्तीनियन पैलेस्टीन पे भी आए, ठीक है? तो इस वजह से जो हमारा कोर्स कॉन्टेक्ट है, हमने उसको डिफरेंट एजेंडाज से देखना है, ठीक है? हम वी हैव टू कवर कि हमास जो है वो एक्चुअल में क्या है, हमास जो है वो नॉन स्टेट एक्टर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे जो है वो गज़ा के अंदर है, और पीएलओ क्या काम कर रही है, फिर इनका एजेंडा क्या है, फिर इनकी वॉर कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसमें जो इम्प्लीकेशंस हुए वो क्या है, फ्यूचर एजेंडा क्या हो सकता है, और फिर वर्ल्ड में जो स्टेट स्टैंड कर रही हैं वो कहाँ पे है, मतलब कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है इस पूरी वॉर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ स्टैंड कर रही हैं, किस स्टेट ने कौन सी स्टेटमेंट दी, ये वॉर किस तरफ जो है वो जा सकती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। फिर वी हैव टू कवर द एजेंडा के जो मैंडेट है जी इन स्टेट्स का वो क्या है, और इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं कि यूएस ने वीटो कर दिया गज़ा का सीज़ फायर, ठीक है? गज़ा पे सीज़ फायर होना चाहिए, इसको प्रेज़ेंट किया यूएई ने, लेकिन उसको वीटो कर देता है यूएस, और फिर उस रेज़ोल्यूशन में क्या डिबेट होती है, पूरी स्टेट्स क्या कह रही हैं, पीपल क्या कह रहे हैं, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फर्दर हमास की वॉर किस तरह एस्केलेट हो सकती है, मिडल ईस्ट का फ्यूचर किस तरह हो सकता है, इसराइल अरब रीअप्रोचमेंट की अगर बात करो तो वो इससे किस तरह लिंक करती है, अब्राहम अकॉर्ड का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो हम इस चीज़ों को जो है वो डिटेल में अब देखते हैं, ठीक है? अब आप लोगों ने ना एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप के एरा में एक बहुत इम्पोर्टेंट डील होती है, ठीक है? जिसे हम डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं जी डील ऑफ द सेंचुरी। अब इसको, ये जो डील होती है ना, एक्चुअली इसको एक स्टेप
टुवर्ड कहते हैं कि इसराइल जो है वो अरब के साथ अपने रिलेशंस को जो है वो बेहतर करने की तरफ जा रहा है और इसे इसराइल अरब रीअप्रोचमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये डील ऑफ सेंचुरी क्या थी? यूएई कतर इनके दरमियान में बैठ के जो है वो यूएस प्रेसिडेंट ने और जो है वो बिटवीन इसराइल एंड अरब स्टेट्स के दरमियान में एक पैक्ट, एक मुआहिदा करवाया जिसके मुताबिक ये था कि अब्राहम अकॉर्ड है। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या था कि जी ठीक है, आप ऐसा करें कि आप जो फ़लस्तीनियन पीपल हैं, ठीक है, जो फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ हैं, आप उनको इवैक्यूएट नहीं करेंगे, आप उनकी जो प्लेसेस हैं उनको जो है वो स्नैच नहीं करेंगे, आप उनको उनकी टेरिटरीज देंगे। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड हम मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल स्टेट को रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूएई ने हाथ भराया, कतर ने हाथ भराया और इन्होंने आपस में एक डील सेंट्री डील जो है वो तय की, जिस डील में ये था कि इसराइल जो है वो प्लेसेस जो है इवैक्यूएट नहीं करवाएंगे, वो उनको जो है उनकी जगहों से नहीं जो है वो स्नैच करेंगे, उनकी टेरिटरीज नहीं अटेन करेंगे और हम आपको रिकग्निजेशन देते हैं। उस टाइम पे इसराइल ने ये डील तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इसराइल ने जो जूइश इमिग्रेशंस हैं और जूइश जो टेरिटरीज फ़लस्तीनियन टेरिटरीज हैं उन पे इमिग्रेशन करना रोका नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये इशू पिछले साल भी नज़र आया था कि यूनाइटेड नेशन के अंदर उन्होंने कहा कि वहाँ पे ह्यूमन राइट वोलेशन हो रही है, लेकिन उसको यूएस ने जो है वो वीटो कर दिया था लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली इनके डिफरेंट आपस में एक दूसरे के साथ डिबेट चल रही हैं, आप आपस में क्राइसिस हो रही हैं। गज़ा अब सिर्फ और सिर्फ जो फ़लस्तीनियन पीपल है ना, अब पूरी इसराइल स्टेट की बात करूं तो एक तरफ गज़ा स्ट्रिप में और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के अंदर और गज़ा स्ट्रिप के अंदर बिल्कुल साइड पे रह चुके हैं। ठीक है, बाकी सारी स्टेट को अटेन कर लिया इसराइल ने। ठीक है, तो जब जो है हमास ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा, अब हमास क्या है पहले ये अंडरस्टैंड करें। हमास कोई कंट्री नहीं है, कोई मुल्क इन्हें चलाता नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्हें आप कहते हो कि ये लोग जो हैं वो जहादियस्ट मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये इस्लाम के एजेंडा को लेके चल रहे हैं इन द मिडल ईस्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न एजेंडा। इसमें आपके पास हमास आता है। ठीक है, इसमें एक और ग्रुप है जिसका नाम आप कह लो हाउदी है। ठीक है, फिर इसमें एक ग्रुप है जिसका नाम हज़बुल्लाह है। ये एक ऑफिशियल डिबेट है कि एक ओपन एंड डिबेट है, एक ओपन डिबेट है। इस पे देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड डिफरेंट एनालिसिस। ठीक है, अब जीआईएसएस है, फिर पीएलओ है। लाइक पीएलओ तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में है, फिर इस तरह जो है आपके अंदर, अब अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बात करूं तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जो है वो इस तरह की है बैठी हुई है। अभी मैं सिर्फ मिडल ईस्ट के स्ट्रक्चर में जो है वो बात कर रही हूँ। तो अब ये जो हमास, हाउदी और हज़बुल्लाह हैं, कहा जाता है कि ईरान इन्हें फंडिंग करता है। ठीक है, एंड कासिम सुलेमानी जो कमांडर थे ईरान के, वो इन्हें डायरेक्ट इनकी हेल्प करते थे। लेकिन कोई भी स्टेट इन्हें अपना पार्ट नहीं मानती, इन्हें रिकग्नाइज नहीं करती है। ठीक है, अब हमास जो है वो काम कर रहे हैं जी आपके गज़ा के अंदर, ये गज़ा बेस्ड हैं। फिर इसी तरह हाउदी जो है वो यमनी ग्रुप है, हज़बुल्लाह जो है वो सीरिया में काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक्चुअल में जो जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद हमें ये ग्रुप्स नज़र आते हैं 1970s के एरा के बाद। ठीक है, लेट 1970s में, और उसके बाद हमें नज़र आता है कि जितना भी वेस्ट एजेंडा है उसको ये टारगेट करते हैं और ये एंटी वेस्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है जी, जब हमास अटैक करता है तो उसके बाद रिपरकशन सामने आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है ना वो हमें नेतन्याहू की मिलती है, इस्राएली प्रीमियर की, जो कि कहते हैं जी कि नेतन्याहू जो है वो डिक्लेयर करेंगे। मैम आर दीज आपकी मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हो। नहीं, दे ऑल कुछ सुन्नी है, कुछ शिया हैं, सारे शिया ग्रुप्स नहीं है। ठीक है,
अच्छा, तो सबसे पहले तो नेतन्याहू स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं जी कि नेतन्याहू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट हमास, और वो कहते हैं कि ये जो कैजुअलिटीज़ है अब ये बोथ साइड से होंगी। अब इस हमास ने ये जो हम पे स्ट्राइक की है, इसके हम बाकायदा इसका जवाब देंगे, और फिर हमें नज़र आता है कि जी कैजुअलिटीज़ हमें दोनों साइड से मिलती हैं। अब यूनाइटेड नेशन के उसके बाद क्या होता है, फ़ौरन जब ये होता है इंसिडेंट, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक समिट बैठती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब समिट बैठती है, तो उस समिट में ये कहा जाता है कि जो रियाज़ में जो रियाज़ मंसूर होते हैं, जो कि एक्चुअली पैलेस्टीनियन एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में जो बैठते हैं फ़लस्तीन की तरफ से, वो कहते हैं कि ये जो इश्यू है ना, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, पीसफुल सॉल्यूशंस होने चाहिए। हमें जो है जो यूनाइटेड नेशन की कह लें कि चार्टर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द फ़लस्तीन, उस पे बैठ के हमें कोई टू स्टेट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, या आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्टेशंस करनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस्राएली एम्बेसडर कहते हैं कि ये तो नाज़ी स्कोट है, ये जो मूव है, ये जो मूव किया है आपके हमास ने, और हमास ने जिस तरह यहाँ पे हमारे साथ जो है वो एक जंग छेड़ी है, एक वॉर किया है, तो इट इज़ कंसीडर्ड एज अ वॉर क्राइम। तो आपको एक तरफ तो स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट मिल रही हैं, आपको फ़लस्तीनी जो एम्बेसडर हैं वो चाह रहे हैं कि कंसल्टेशन हो जाए, ऑन द अदर हैंड आपको जो एम्बेसडर हैं इसराइली, वो कह रहे हैं कि ये तो एक वॉर क्राइम है ना। तो अभी तो हमारी कुछ डिमांड्स है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमास को हम किसी तरह ख़त्म कर दें, एंड आफ्टर दैट हम जो है वो सीज़ फायर करेंगे। अगर मैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि वेयर स्टेट स्टैंड्स, कि हमारी जो स्टेट्स हैं, हमारे जो मुल्क हैं जिन्हें हम कहते हैं जी के वेस्टर्न स्टेट्स हैं, फिर हम आपके पास चाइना, ईरान, रशिया आ जाता है, फिर तुर्की आ जाता है, इन लोगों की आपस में क्या स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान तो डेवल इन द डीप सी में फंस गया हुआ है ना। अगर मैं फर्दर आगे जाके एजेंडा में अभी कुछ नहीं पढ़ा रही, आई एम डिस्कसिंग, ठीक है। अभी मत समझिएगा कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ से नहीं किया, मैं पूरा क्वेश्चंस देके एक एक डायमेंशन को कवर करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों का ना एक ओपिनियन बना रही हूँ, एक आप लोगों की एक कह लें कि एक बेस बना रही हूँ कि हमने इस टॉपिक को किस किस वे में डेमोन्स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान तो डेविल इन द डीप सी वाली सिचुएशन में है कि अगर हम इसराइल पे कोई भी स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमास के अगेंस्ट जाते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं, तो वो हमारी जो मॉरल स्टैंडिंग है ना कश्मीर के ऊपर, हम उसको भी खो देंगे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड वेस्ट का प्रेशर है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर चाइना, ईरान और रशिया की बात करें, तो वो तो ह्यूमैनिटेरियन बेस पे कहते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए, और ये जो चीज़ है ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। और ऑन द अदर हैंड अमेरिका और यूरोप जो है वो इसराइल के साथ हैं। तो जब ये इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट हुआ, अब इंसिडेंट के अंदर होता क्या-क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह ये आपस में एक-दूसरे के साथ डील्स करते हैं, इनका एजेंडा क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये इंसिडेंट होता है, तो इंसिडेंट के बाद in the name Hamas, they killed innocent people. I will discuss all these agendas ना, कि किस तरह एक्चुअली मैं आप लोगों को उनका विजन बताऊंगी। अभी हम उनका विजन पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या स्टेटमेंट्स दी हैं। हमारी अभी स्ट्रेटजी इन स्टेटमेंट्स के ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, इन द नेम Hamas, they killed innocent people. There are thousands of children and women that died due to this war. Why you not mention this? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी जो क्लासेस हैं, मैंने ये जो टॉपिक ऑफ डिबेट है ये मैंने कंप्लीट नहीं किया। ऑब्वियसली जब मैं कह रही हूँ कि सीज फायर की बात हो रही है, तो हम इस पे सब डिस्कस करेंगे कि क्या कैजुअलिटीज़ हुई, क्या नहीं हुई। अभी हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जिनोसाइड हो रहा है, पूरा वर्ल्ड जानता है जिनोसाइड हो रहा है, और वो किन डेमोन्स्ट्रेशंस पे हो रहा है, उनकी क्या इसराइली विजन क्या है, वर्ल्ड क्यों चुप है, ओआईसी कहाँ पे है, इफेक्टिवनेस क्यों नजर नहीं आ रही। आपको पता है कि एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि एज
एज अ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, एज अ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव यूएन फेल्ड हो चुकी है ह्यूमन राइट की बेस पे, ठीक है ना। तो जब आपको नजर आ रहा है कि एंटोनियो गुटरेस ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे जो है वो इनफेक्टिव नजर आ रहा है, कौन कौन से अदारे हमें इनफेक्टिव नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक एक एजेंडा से जो है वो इस चीज को डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपकी सिर्फ बेस बना रही हूँ कि अभी हमारा जो इशू ऑफ डिबेट है ना, हमें उसको जो है वो कितने बैक पे लेके जाना है, हमें उसको डिस्कस करना है 7 अक्टूबर से। और उसके अंदर जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो रिलेशन है, हम उसको एक एक टर्मिनोलॉजी में कंसीडर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस पे, जिसको मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर कहूंगी और कॉन्टेक्स्ट बेस पे कहूंगी। और साथ में हमने आज सीज फायर पे बात करनी है। कल जो है हम देखेंगे हमास और इसराइली जो रिलेशन है वो क्या है, और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। ओस्लो अकॉर्ड्स क्या था, स्विस कैनाल वॉर्स क्या था, ये सारी जो वॉर्स थी, इसमें डीलिंग्स थी, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस कौन कौन सी थी, यूनाइटेड नेशन ने किस तरह जो है इसको ओवरकम किया, क्या स्टेटमेंट्स दी। और फिर फर्दर जो है फिर अगले कोर्स में हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि वॉर में क्या कैजुअलिटीज हुई, वॉर की क्या क्राइटेरिया है, और उसके बाद वी हैव टू कवर कि क्या ये 2 स्टेट सोल्यूशन है या 1 स्टेट सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए, किस तरह इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए ना। तो दिस टॉपिक इज ऑन गोइंग एंड देयर आर लॉट टू डिस्कस इन इट ना। सो मैं आपको उसी चीजों को जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर रही हूँ, ठीक है। ओके जी, अब डिस्कस करते हैं कि यूएस ने वीटो कर दिया उस रेजोल्यूशन को जो कि प्रेजेंट की थी यूएई ने आपके यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक रेजोल्यूशन देते हैं कि ऐसा करते हैं, सीज फायर हो जाना चाहिए। कहाँ 7 अक्टूबर है, और इस बात को भी, सीज फायर को भी 2 महीने हो गए हैं, इस बात को भी, इस एजेंडा को भी डिस्कस होते हुए कि बहुत कैजुअलिटीज हो गई हैं, वॉर कॉन्टेक्स्ट में चले गए हो, ये कैटास्ट्रॉफी बन चुकी है। वर्ल्ड जो है इसको फर्दर, वर्ल्ड को चाहिए कि आप इस पे एक कलेक्टिव डिबेट करें और सीज फायर की तरफ जाए, ठीक है। तो उस पे क्या करते हैं, रॉबर्ट वुड, डेप्यूटी यूएस एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, यूएस के एम्बेसडर्स यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। अब वो स्टेटमेंट जरा सुनिएगा। मैं मतलब एक एक तरफ आप कहते हो कि वी ऑफर पीस, हम पीस एंड डीलिंग्स पे चलते हैं, और दूसरी तरफ आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो। रॉबर्ट जो वुड हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं, while the US strongly supports the durable peace in which both Israeli and Palestinian peoples can live in peace and security। यूएस कह रहा है जी कि हम हमेशा से पीस चाहते हैं, हम एक सोल्यूशन चाहते हैं, और एक ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं जिसमें ये दोनों जो स्टेट्स हैं, ये दोनों एथनिसिटीज जो हैं, वो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से गुजारे, अमन सुकून से गुजारे, सिक्योरिटिकली, पीसफुली, ठीक है। बट वी डोंट नॉट सपोर्ट कॉल्स फॉर एन इमीडिएट सीज फायर। लेकिन अभी हम जो सीज फायर आप करना चाह रहे हैं, उस सीज फायर को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इट इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। जब राइट टाइम आएगा वी विल मेक श्योर टू मेक इट पॉसिबल, बट करंटली वी डू नॉट सपोर्ट इट, ठीक है। और इसमें 14 स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें यूके एब्सटेंड रहता है। यूके तो कुछ नहीं कहता ना, बिल्कुल अपनी बात, मतलब अपने आप को हटा लेता है, और बाकी 13 में से यूएस जो है वो वीटो कर देता है। अब ये बात, एक स्टेट है, आपने सीज फायर जो है वो होने नहीं दिया, आपने सीज फायर को कहा है कि सीज फायर नहीं करना हमने। तो इस पे जो इसराइली न्यूज़पेपर है ना, अब आप लोगों को प्लीज़ मेक श्योर कर रही हूँ, इन चीज़ों को अपनी स्टडी के दौरान जो है इन चीज़ों को लेके चलो। हारेट्स एक न्यूज़पेपर है इसराइली, उस इसराइली न्यूज़पेपर की जो डिबेट है आप वो सुनिएगा।
इसराइली न्यूज़पेपर की एनालिसिस रिवील करती हैं कि सिविलियंस जो हैं वो 61% जो है वो गज़ा के अंदर जो है उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं ड्यू टू द एयर स्ट्राइक्स ऑफ इसराइलीज़, कि इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं गज़ा बेस्ड हमास को प्रोटेक्ट मतलब उनको जो है वहाँ से उनकी प्रोटेक्शन को रिस्टेन करने के लिए और उनको वहाँ से निकालने के लिए, उसकी वजह से 61% कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब अमेरिका कहता है कि हम जो है वो जो इसराइल है उसको बार-बार कंडेम कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि सिविलियंस कैजुअलिटीज़ ना हो, और हमने उन्हें पे बहुत प्रेशर डाला हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमास को ही डील किया जाए। तो आप सोचो कि इस्राएली न्यूज़पेपर ये बात कर रहा है कि 61% कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो इसका मतलब है कि प्रेशर में 61% हुई हैं, तो अगर इन पे कोई प्रेशर ही ना हो तो ये कितनी कैजुअलिटीज़ करेंगे? ठीक है ना? और अभी ये रिपोर्ट 61 है, लेकिन अब इसको मोर देन 61 हो चुकी है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक बात समझ आती है जो कि स्कॉलर्स का नैरेटिव है कि अल्टीमेट पॉलिसी जो है ना इस्राइल की, वो ये नहीं है कि दे जस्ट वांट टू इंश्योर कि सीज़ फायर अभी नहीं करना, वी वांट टू एंड द वी ओवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव द ओवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट द हमास। सिर्फ ये बात नहीं है, इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा है द अल्टीमेट पॉलिसी ऑफ इसराइल, जो कि इसराइल की स्टार्टिंग से चल रही है। आप पास्ट ईयर्स में अगर पास्ट 10 ईयर्स की आप ब्रीफिंग देख लो, किस तरह असर अराब के अंदर रीअप्रोचमेंट की बात हो रही है, किस तरह रिकग्निजेशन की बात हो रही है, किस तरह हर साल जो है वो देयर आर लॉस ऑफ द पीपल, लॉस ऑफ द गजा बेस्ड, वहाँ पे जिनोसाइड्स वगैरह होती हैं, उनके घर उनसे अटेन किए जा रहे हैं। लाइक उन्होंने वहाँ पे अपने सिविल कोर्ट्स में कंप्लेन की, फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर आके कंप्लेन की। तो अल्टीमेट पॉलिसी जो है ना इसराइल की इज टू कंप्लीटली एक्सपेल पैलेस्टीनियंस फ्रॉम द गजा स्ट्रिप ना, एंड दिस इज व्हाट वी सेइंग ना, कि यही चीज हमें नजर आ रही है कि अगर मैं इसराइल टेरिटरी की बात करती हूँ तो एक तरफ ये गजा स्ट्रिप है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, और इसमें भी आप कंटिन्यूसली एक मूव कर रहे हो कि किस तरह यहाँ से पैलेस्टीनियंस को निकाल दिया जाए, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन इस वजह से बाकी स्टेट्स ने, ईरान ने, तुर्की ने, फिर बहुत सी मुस्लिम स्टेट्स ने, चाइना ने ये बात की कि यूएन को चाहिए, यूएन आल्सो वो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूएन कि वो अपना रोल इंश्योर करे सीज फायर की तरफ, क्योंकि ये सिर्फ एक कैटास्ट्रोफी नहीं है बल्कि एक ग्लोबल डायलेमा बन गया है। लेकिन इस पे हमें कोई कॉन्सेंसस नजर नहीं आती है। और आपको पता है फिर उसके बाद जब सीज़ फायर की रेज़ोल्यूशन जो है वो हमें नज़र आती है जी कि जब ये रेज़ोल्यूशन को कंडेम कर दिया, यूएस ने वीटो कर दिया, तो उसके बाद हमें वॉइसेस अक्रॉस बोर्ड नज़र आती हैं कि देयर शुड बी सीज़ फायर। अब इसराइल क्या कहता है, इसराइली जो एम्बेसडर्स हैं वो कहते हैं जी इसराइली अपोज सीज फायर until the state objective is achieved and which is the elimination of the हमास, ठीक है, कि हमें जी हमास की एलिमिनेशन चाहिए, और उस एलिमिनेशन जब तक नहीं होगी हम सीज फायर को नहीं रोकेंगे। और जब यूएन इसको यूएस अमेरिका इसको वीटो कर देता है, जो कि प्रेजेंट की थी यूएई ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो नेतन्याहू बकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जिस वीडियो रिकॉर्ड में वो ये कहते हैं कि आई रियली थैंक द प्रेसिडेंट बाइडेन, ठीक है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है वो अटैच हैं विद नेतन्याहू, जबकि अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस है वो फिर भी रिलेक्टेंट शो करती है बिल पास करने में, जो इसमें उन्होंने जिनमें नेतन्याहू ने बाकायदा डिमांड की थी अमेरिका से कि हमें मिलिट्री एड दी जाए। आल्दो जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने तो बिल पास करवाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने बिल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अमेरिकन लेजिस्लेचर है कांग्रेस, ठीक है, आप लोगों ने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर जब रेजोल्यूशन की बात हुई तो फिर यूएन को कहा, यूएन से एक रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज़ यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यूएन के चार्टर में भी ये चीज़ है, पीस की बात यूएन करता है, तो इसराइल को यूएन को चाहिए कि सीज़ फायर को रोके और इसराइल पे ताकि ऑब्लिगेटरी हो ना, अगर यूएन कहेगा कि वी इट इज़ ओवर ड्यूटी और अब सीज़ फायर हो जाना चाहिए, तो एज अ
अ स्टेट यूनाइटेड नेशन एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसराइल भी उसकी बात मानेगा और दूसरी स्टेट भी इसराइल को प्रेशराइज करेंगी टू गो टुवर्ड्स द सीज फायर। और इन दिस वे हम स्टॉप कर सकते हैं इस जो कैटास्ट्रोफी है इसको जो है वो ऑब्वियसली रोका जा सकता है। लेकिन जो दूसरा स्टांस था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो ये था कि जो हॉस्टेजेस अटेन किए हुए हैं हमास ने, जो इसराइली कुछ सिविलियन लोग हैं और कुछ मिलिट्री पीपल हैं, उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो कांग्रेस इसमें मतलब कांग्रेस तो अमेरिका के अंदर काफ़ी रिलेक्टेंट थी, लेकिन बाइडेन ने अपनी स्टेटमेंट जो है इसमें बहुत ओपन दी थी। तो उन्होंने कहा था कि ये भी साथ जो है वो हमास करेगा तभी इसकी पॉसिबिलिटी आएगी। लेकिन फिर बात उन्होंने वीटो कर दी कि नहीं, सीज फायर तो हो ही नहीं सकता। नेतन्याहू ने कहा कि वी डोंट वांट टू डू सीज फायर राइट नाउ, तो अभी तो सीज फायर हो ही नहीं होगा। जिस पे फिर हमें नज़र आता है कि यूएस को बाकायदा कंडेम्ड किया गया। हमें 2 लीडर्स की स्टेटमेंट बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है। एक तरफ हमें तुर्की, ठीक है? एक तरफ हमें तुर्की और दूसरी तरफ हमें पीएलओ के जो लीडर हैं अब्बास, उनकी स्टेटमेंट जो है हमें नज़र आती है। जो पीएलओ के लीडर हैं वो कहते हैं कि नाउ ऑफिशियली अमेरिका इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अमेरिका इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जीनोसाइड, कि हम जिस जीनोसाइड जिस वॉर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इस वॉर कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने अपना रोल प्ले कर दिया। ठीक है ना? नाउ यूएस एज अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर इसराइल, उन्होंने नहीं देखा कि सीज फायर को करना चाहिए, उसकी रेपरकेशंस क्या है। पूरा वर्ल्ड के अंदर यूथ जो है वो अमेरिकन पीपल जो है वो डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट स्ट्राइक्स कर रहे हैं और वो मतलब अपना इस एजेंडा को क्लियर है कि सीज फायर होना चाहिए। इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट वोलेशन, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट। ठीक है, ये एक वोलेशन है, एक वॉलेटरी मूवमेंट है, बट नाउ अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ इट। अमेरिका ने ब्लाइंडली सपोर्ट किया उसको। फिर इसके साथ ही साथ टर्किश प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट है वो हमें बड़ी जो है वो एग्रेसिव मिलती है। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन के इस वीटो की मूवमेंट के बाद जो यूएस ने किया है, उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली द सीज फायर वाज ऑब्वियसली रिजेक्टेड विद ओनली अमेरिका वोटिंग अगेंस्ट इट। कि उनका मतलब था कि 14 मुल्क ने अपना ओपिनियन दिया और उन 14 मुल्क के ओपिनियन में से सिर्फ यूके abstained रहा। लाइक यूके ने कोई ओपिनियन नहीं दिया। बाकी 13 स्टेट्स में से 12 स्टेट्स ने कहा कि ऑब्वियसली सीज फायर होना चाहिए, बट ओनली अमेरिका जो जिसने इसको वीटो कर दिया। तो क्या मतलब अमेरिका ने बाय इटसेल्फ इसको वीटो कर दिया, तो क्या ये एक अदारा है? कैन देयर बी सच अ जस्टिस? तो यहाँ पे हमें वही वाली बात जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पास डिबेट से चल रही है, ठीक है, कि किस तरह जो है ऑब्वियसली ना, अब वॉर और टेरर इज सच अ ह्यूज टॉपिक। और वो जब अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब कोल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, सेंटो सीटो की डिबेट देखेंगे, तो ये सारे एजेंडा जो है हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंटली ओवर फोकस जो है वो हमारा इसराइल फलस्तीन है। ठीक है, तो ये जो क्लास अभी हमारा करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हुआ है ना, अभी हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, एक आध लेक्चर इस तरह का कंटेम्प्रेरी इश्यूज देखे हैं, तो एक दिन में तो मैं सब ग्रैब नहीं करवा सकती। ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक श्योर कि मैं हर एजेंडे को कवर करवाऊं। ठीक है ना? फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल इनफेक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा। आपने वीटो कर दिया और जिसका विक्टिम आपको नजर आता है कि वो पैलेस्टीनियन पीपल हो गए हैं। तो इस पे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटरस, उन्होंने कहा कि वी एक्सेप्ट द फेलियर ऑफ यूएन टू प्रिवेंट द सिविलियंस लाइफ इन पैलेस्टीन। अभी एंटोनियो गुटेरेस ये बात कर रहे हैं। तो अब ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, मैंने जो बात की, मैंने रॉबर्ट वुड की बात की, फिर हेरल्ड्स न्यूज़पेपर की बात की, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किस स्टेट ने क्या क्या कहा, उन सब की बात की। ये सारा कॉन्टेक्स्ट आपने अपने पेपर के अंदर डालना है। वो बकायदा आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना?
ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूएस सीज फायर किस तरफ जाएगा, फ्यूचर में क्या कॉन्डेम होता है, इस पे डिबेट करो, इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस पे डिस्टेन कौन कर रहा है, इस पे वर्ल्ड नैरेटिव क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। एक मिनट, लेट मी आंसर योर क्वेरी। Ma'am, do they want to finish Hamas and the innocent people dying is just a collateral damage? No, it's not a collateral damage. मैंने अभी आप लोगों को एक बात की थी, the ultimate policy of Israel is to completely expel Palestinian from the Gaza Strip. They want to attain those places as well. They want to attain the Gaza Strip. They want to attain the वेस्ट बैंक। बट द रीजन कि जो हमास वो लोग कर रहे हैं, हमास जो है वो गजा पे बेस्ड है, वो फुली तो अटेन नहीं करने देगा इनको, गजा स्ट्रिप को। तो अब एजेंडा हमास के ऊपर रख के वो अपनी उस पॉलिसी को भी अटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो कह रहे हो बट अमेरिका नाउ सपोर्ट अ जेनोसाइड ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप इज नॉट, दिस इज नॉट अ टेररिज्म। अब यहाँ पे ना डिबेट सारी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव की आती है, वर्ल्ड पावर गेम चल रही है, वर्ल्ड में अपना जर्नल इंटरेस्ट किस तरह परसेव हो रहा है, तो दे दे डोंट कॉन्डेम नहीं ना। अमेरिका के लिए टेररिज्म वही है जो अमेरिका को जिससे थ्रेट होगा, बाकी वर्ल्ड में उनके लिए कोई टेररिज्म नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ हार्श रियलिटी, ठीक है। और ये रियलिटी जो है, देखो वर्ल्ड में जितने भी इश्यूज है ना, अगर वॉर सोल्यूशन होता तो कश्मीर भी अटेन हो जाता, और अगर वॉर सोल्यूशन होता तो फ़लस्तीन भी अटेन हो जाता। बट वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन ना, वी हैव टू फॉलो द सर्टन गाइडलाइंस जो कि यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर ये सब है, वी हैव टू अमेंड दैट चार्टर दैट विल। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज अदारे इनफेक्टिव हो चुके हैं। जो स्टेट इन अदारों को चलाती हैं, उन स्टेट्स के पास जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है इन अदारों की तरफ से, वो उन राइट्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हमें पैरेललिज्म नज़र आता है कि किस तरह हमें उन अदारों को जो है वो बेहतर करना है। वाई इसराइल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वेस्ट और अमेरिका? ऑब्वियसली ना, अमेरिका को इसराइल जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेडर है। इसराइल जो है वो ऑब्वियसली जो है वो एक एड और एक सपोर्ट देता है आपके अमेरिका के सिस्टम के अंदर, उनकी करेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर। और फिर इसराइल के लिए अमेरिका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की वजह से वो मिडल ईस्ट के साथ जो है वो कोलैब कर पा रहा है। और अमेरिका के लिए इसराइल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसराइल के अंदर जो एड और जो सेटअप अमेरिका की जीडीपी के लिए यूटिलाइज होता है वो अमेरिका को कहीं और से नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं कि अलाइंसेस पे वर्क हो रहा है, और उनके लिए जो अभी हम जिस स्टेट में है ना, वहाँ पे जिसको आप प्राइमरी एक्टर्स कहते हो ना, वो आपकी स्टेट होती है, और जिसे आप सेकेंडरी एक्टर्स कहते हो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इनफेक्टिव हो चुकी हैं। तो इसके लिए हमें क्या एजेंडा करना चाहिए? मैंने सिर्फ आपको वो मतलब थोड़ा जिनोसाइड को वाया और थोड़ा चीज़ों को डिस्कस किया। वी विल डिस्कस दिस सेशन एंड हम नेक्स्ट सेशन में इसको फर्दर जो है वो इलाबरेट करेंगे।